विनय ने अभी-अभी इतिहास में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की थी और आज अपने चाचा जी के यहाँ नया गांव जा रहा था। शाम को करीब 3 बजे वो अपने शहर से नया गांव के लिए ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अपनी गति से लगातार दौड़ी जा रही थी। ये सफ़र काफ़ी लंबा था, जिसमें लगभग 8 घंटे का समय लगता था। विनय 3-4 घंटे तक तो बाहर खिड़की से देखता हुआ जागता रहा। फिर अचानक से उसे थकान और नींद महसूस होने लगी, तो उसने बाकी का बचा हुआ समय सोकर ही काटना उचित समझा। कुछ घंटों की नींद के बाद उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका स्टेशन आया। वो नींद से उठा और खिड़की के पास पहुंच गया उतरने के लिए। उसने घड़ी पर जब समय देखा तो अभी 12 बजने में 4 मिनट ही बाकी थे। वो इस गांव में पहली बार आ रहा था, लेकिन उसको पता था कि उसके चाचा का घर स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था, जिसमें महज 30 मिनट ही लगते थे। ट्रेन से उतरकर विनय नया गांव के रास्ते पर चला जा रहा था। रास्ते पर बहुत घना अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर से इतनी धुंध और जानलेवा ठंड। विनय ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी, शायद इससे कुछ दिखने में मदद मिल सके और वो आसानी से आगे बढ़ सके। उसने इस गांव के बारे में पहले से ही सुन रखा था कि ये चुड़ैलों का गांव है और रात में इस रास्ते से सफ़र करना जान जोखिम में डालने के बराबर था। पर विनय इतिहास में बहुत रुचि रखता था, इसलिए भूत और चुड़ैलों में रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता था। वो बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इस रास्ते से आज तो कोई ज़रूर आएगा, इंसान का बच्चा, और उसका ताज़ा ताज़ा खून पीकर हम अपनी प्यास बुझाएंगे। विनय इस आवाज़ को सुनकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर कुछ देखने का प्रयास करने लगा। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल की लाइट बंद की, और ये क्या! विनय ने देखा कि चुड़ैलों का एक झुंड, जो कि बहुत ही डरावना और भयानक था, लगातार उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। डर के मारे विनय कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रहा था। डर के मारे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। आज उसे जिंदगी में पहली बार चुड़ैल के होने का विश्वास हो रहा था। ये भयानक मुंह और खुले बाल, लंबे लंबे नाखून जो किसी का कलेजा चीरने के लिए काफ़ी थे। विनय कांपते हुए कदमों से पीछे हटने लगा, मगर उसे ध्यान आया कि झाड़ी के अलावा उस रास्ते पर छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। आज तो वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, पर आगे जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चुड़ैलों का पूरा झुंड उसकी ओर आ रहा था। विनय ने ध्यान से देखा कि वो सब एक लाइन में चल रही थी। उनमें जो सबसे बड़ी चुड़ैल थी वो सबसे आगे थी और बाकी सब लाइन में उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था वो उन सब की झुंड की उस्ताद थी, जिसका सब चुड़ैल अनुसरण कर रही थी। विनय डर के मारे वहाँ दुबका हुआ काफ़ी देर तक बैठा रहा, जब तक कि वो चुड़ैलों का झुंड उससे आगे नहीं निकल गया। धीरे धीरे वो झुंड विनय को पार करता हुआ आगे की ओर निकल गया। तब जाकर विनय की जान में जान आई। अब विनय ने उनके निकल जाने के बाद गांव की ओर तेज गति से दौड़ना शुरू किया। उसकी सांसें फूली हुई थी और डर के मारे चेहरा लाल हो चुका था। जैसे तैसे करके वो अपने चाचा जी के घर मेन गेट पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी चाची विद्या ने दरवाज़ा खोला और विनय को अंदर बुलाया। विनय ने चाची को नमस्ते कहा और उसके चरण स्पर्श किए। चाची ने आशीर्वाद देते हुए कहा, चिरंजीवी भव। फिर चाची ने विनय से इतनी देरी से आने का कारण पूछा और साथ ही कहा कि तुम हाँफ क्यों रहे हो बेटा?
विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने ये कहकर टाल दिया कि वो क्या है ना चाची कि मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी तो आने में ज़रा देरी हो गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, अपना सामान यहाँ खटिया पर रखो और मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे बेटा विनय, आ गए तुम। ये विनय के चाचा ठाकुर अमर सिंह थे। विनय ने हाँ में सिर हिलाते हुए उनको प्रणाम किया। आओ बेटा बैठो। चाचा जी ने विनय को अपने पास एक चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। विनय उनकी बगल में ही चारपाई पर जाकर बैठ गया। और बताओ बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं चाचा जी, विनय ने सहमी सी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। लो बेटा, खाना तैयार है, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम चारपाई पर बैठकर अच्छे से खाना खा लो। विनय ने कहा, जी चाची जी। विनय के लिए खाना परोसा जाता है और वो चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद विनय पूछता है, चाची रूही कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? बेटा वो काशीपुर गई है, स्कूल का एक पिकनिक है, वो कल शाम तक वापस लौटेगी। इसी तरह चाची और विनय के बीच कुछ देर तक लंबा वार्तालाप चलता रहा और उसके बाद सब सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं। विनय अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा अभी भी उस चुड़ैल के खौफनाक झुंड के बारे में सोच रहा होता है, जो एक बहुत ही डरावना मंजर था उसके लिए। उसके मन में अभी भी जिज्ञासा थी उन चुड़ैलों की हकीकत के बारे में जानने की। विनय की बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक आंख लग गई और वो पहुंच गया सपने में एक नई दुनिया की सैर पर। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में ठीक उसके सामने रोड पर खड़ी थी। अंधेरी सुनसान रात, दूर दूर तक कोई भी तो नहीं था वहाँ। उस लड़की के लंबे लंबे बाल थे गर्दन तक और उसने अपनी मुंडी झुकाई हुई थी। विनय उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था। वो लड़की धीरे धीरे विनय की ओर बढ़ रही थी। उसकी पायल की आवाज़ विनय का दिल दहला देने वाली थी। वो लगातार उसकी ओर बढ़ी ही जा रही थी। विनय इतनी रात को उस सुनसान सड़क पर सफ़ेद कपड़े पहनी हुई औरत को देखकर डर के मारे कांपने लगा था। बहुत ही जल्द वो विनय के पास आई और बोली, क्यों विनय बाबू, पसंद आया ना ये गांव तुमको? मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ, मुझे नहीं पहचानते? आखिर आ ही गए तुम इस गांव में, अब होगा मेरा बदला पूरा। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत खींच लाई है। और हाँ, भागने की तो सोचना मत, हर पहर मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी। तो आओ तुम्हें कुछ नज़ारा दिखा दूँ तुम्हारी मौत का। इतना कहकर वो औरत हवा में उड़ने लगी और विनय को अपने एक हाथ से गर्दन से पकड़कर ऊपर की ओर ले गई। विनय पूरी तरह से हवा में झूल रहा था। उसने जब नीचे देखा तो वो जमीन से बहुत ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था और उसकी गर्दन ठीक उस औरत के हाथ में थी। तो कैसा लग रहा है विनय बाबू, आ रहा है ना मज़ा हवा में झूलने का? अभी तो और भी मज़ा आने वाला है जब मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई से ज़मीन पर फेंकूंगी। इतना कहकर उस औरत ने विनय को उस ऊंचाई से ज़मीन पर फेंक दिया और विनय चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर उसके चाचा चाची उठकर भागकर उसके कमरे में आते हैं। वहां आकर देखा तो विनय बेड पर बैठा हुआ और डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था। चाची ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या, जो इस तरह से इतनी ठंड में पसीने से भीगे हुए हो? नहीं चाची, नहीं चाची, मैं वो औरत, उसने मुझे। कौन औरत बेटा? और ये क्या मैं कर रहे हो? लगता है तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा है, तभी इतने डरे हुए हो। पर चाची मैं तो सड़क पर था। क्या?
तुम सड़क पर थे? कौन सी सड़क? कैसी सड़क? बेटा तुम यहीं बिस्तर पर थे और वो एक बुरा सपना था। तुम उसे भूल जाओ और सो जाओ। देखो 4 बज चुके हैं, अभी सुबह होने को है। दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।